तो क्या आप आगे चलकर एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि विद द सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन आप मिलियंस ऑफ लोगों की ज़िंदगी बदल सकें? तो दोस्तों, आपने एक राइट वीडियो पर क्लिक किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अर्ली कॉलेज डेज में या फिर आप अपने स्कूल डेज से ही यूपीएससी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को। तो यार, यूपीएससी इस वर्ल्ड की वन ऑफ द सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स में से मानी जाती है और इसके अंदर के जो टॉप पद हैं लाइक आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ये देश के सबसे प्रतिष्ठित पद रहते हैं। और यहाँ तक कि आईएएस के लिए तो ये भी कहा जाता है कि यार भारत के अंदर से 3 लोगों की चलती है, पीएम, सीएम और डीएम। तो यार अब पीएम और सीएम बनने के लिए तो आपको चुनाव लड़ने पड़ेंगे और उसका तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। लेकिन हाँ, एक डीएम बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक परीक्षा देनी है जो कि यूपीएससी की परीक्षा है। और जैसे आप उस परीक्षा को देते हो, टॉप रैंक्स में अगर आपका नाम आ जाता है तो डेफिनेटली आप एक जिले के डीएम तो बन ही सकते हैं। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लाइफ के इनिशियल ईयर्स में ही, मतलब 11th 12th या फिर कॉलेज के लिए ईयर्स में यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, और वो भी क्लास 11th 12th या फिर अपने इनिशियल ईयर्स ऑफ कॉलेज से। पहली बात तो यार, आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो रेगुलरली मुझे फॉलो करते हैं और इस नए लुक को आपने पहली बार ही देखा होगा। तो यार इस लुक को मैंने इसलिए लिया है ताकि एक थोड़ी सी प्रोफेशनल फीलिंग आए, और फर्स्ट टाइम मैं इस तरह के लुक को अडॉन कर रहा हूँ। तो यार बढ़ते हम आगे और बताते हैं कि कैसे आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो बहुत ही इनिशियल लेवल से, क्योंकि मैंने खुद ने भी यूपीएससी की तैयारी की है और अभी मैं ऑलरेडी ऑन गोइंग भी है। इसलिए मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ। बढ़ते हैं यार आगे, और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यूपीएससी की जो परीक्षा रहती है उसमें सिर्फ एक सर्विस नहीं रहती है जो कि हमें पता होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या आईएएस। इसके अंदर इतनी सारी सर्विसेज होती है लाइक आईपीएस, आईएफएस, देन फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, रेलवे ट्रैफिक सर्विस, रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, सिविल अकाउंट सर्विस, देन डिफेंस अकाउंट सर्विस, कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। तो इस प्रकार की बहुत सारी सर्विस रहती है। तो अगर जब भी आप परीक्षा की तैयारी करें तो एटलीस्ट पहले आपको पता होना चाहिए कि उसमें और क्या क्या चीज़ें होती है। देन इसके साथ यार अब मैं आपको बता देता हूँ, हम मेजर अभी जो फोकस रहेगा हमारा आईएएस पे रहेगा, क्योंकि यार वन ऑफ द टॉप पोस्ट रहती है। अगर आप टॉप 80 से 90 रैंकर्स को भी देखोगे यूपीएससी के एग्ज़ाम में, तो टॉप 80-90 में से ऑलमोस्ट सारी की सारी जो सीट्स रहती है वो आईएएस की ही रहती है। मतलब सभी लोग आईएएस को ही प्रेफर करते हैं। इसके कारण भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो हमेशा अपने को एम रखना है सबसे टॉप पोस्ट का ही। इसलिए आईएएस थोड़ा सेंटर के वीडियो रहेगा, लेकिन हाँ बाकी सारी सर्विसेज भी इसमें अच्छी रहती है और सारी ग्रुप ए सर्विसेज रहती है ऑलमोस्ट ना, कुछ कुछ ग्रुप बी वाली भी रहती है। बढ़ते अब हम आगे और आपको बता देते हैं कि क्या क्या रहने वाला है। मैं आपको बताऊंगा ये आईएएस का काम क्या होता है, एलिजिबिलिटी कैसे आप 12वीं के बाद या 12वीं के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, और सैलरी एंड पर्क क्या रहती है। देखो यार, आईएएस का काम रहता है पॉलिसीज़ को फ्रेम करना, और अगर हम सबसे नॉर्मल शब्दों में बताएं तो यहाँ पर आईएएस का काम रहता है एक पूरे ज़िले को संभालना। ठीक है, जैसे जो सबसे इसकी पावरफुल पोस्ट मानी जाती है वो मानी जाती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। और ये पोस्ट आपको कैसे मिल जाती है, जैसे आप आईएएस की परीक्षा पास करते हो, 2-3 साल आपकी ट्रेनिंग होती है ना। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी, लबासना मसूरी में आपकी ट्रेनिंग होती है। देन उसके बाद आपको एसडीएम के तौर पर कहीं पर नियुक्त किया जाता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। देन वो आपका ट्रेनिंग पीरियड जैसे ही खत्म होता है, कहीं ना कहीं का आपको चार्ज मिल जाता है। और जनरली जो आईएएस के लिए सबसे चार्मिंग पोस्ट रहती है वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रहती है, जहाँ पर पूरे ज़िले का प्रभार आपके पास रहता है, और जहाँ पर भी जाते हैं आप वहाँ पर आपको रेस्पेक्ट तो मिलता है, और साथ ही आप जो भी सोच के आते हैं कि यार ये काम मुझे ज़िले में करना है, वो आप आराम से कर सकते हैं। फ्रेम करना है पॉलिसी। लॉ एंड ऑर्डर भी आपके अंडर रहता है, जो सारे पुलिस ऑफिसर्स रहेंगे वो भी ऑलमोस्ट आपके अंदर ही रहेंगे, वो भी आपको रिपोर्ट करेंगे। हालांकि आईपीएस ऑफिसर इसके लिए रहता है जो कि यहाँ पर मतलब सारे ऑफिसर्स को हैंडल करता है, लेकिन हाँ एट द एंड ऑफ द डे जो आईपीएस ऑफिसर रहता है वो भी आईएएस को ही रिपोर्ट करता है। देन इसके बाद रेवेन्यू को कलेक्ट करना है ना, सुपरवाइज करना कि जो सरकार का पैसा है क्या वो अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर आईएएस का ही बेसिक सा काम होता है। देन उसके बाद कौन आईएएस की परीक्षा दे सकता है, तो यूपीएससी की एक एग्ज़ाम रहती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो उसको वो पर्सन दे सकता है जिसकी एज 21 साल या उससे ज़्यादा है,
और वो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर या उसके ऊपर है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस वीडियो को 12th या 11th सेंट्रिक रख रहे हैं या कॉलेज सेंट्रिक रख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी 12वीं की परीक्षा के बाद एक ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन मिनिमम 3 साल का रहता है और 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद आप IAS की परीक्षा दे सकते हो अगर आपकी एज 21 साल हो चुकी है तो। देन सिलेक्शन प्रोसेस यार 3 चरणों में यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है। पहला होता है प्रीलिम्स स्टेज, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू स्टेज रहता है। देन प्रीलिम्स स्टेज में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर 1 जो कि जनरल स्टडी रहता है और सेकंड होता है CSET सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आपको सिलेबस बता देते हैं अब कि कैसा क्या सिलेबस है यार। तो पेपर 1 है उसका सिलेबस देखो, इतना सा सिलेबस है IAS की परीक्षा का, प्रीलिम्स की परीक्षा का। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स आता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया की ज्योग्राफी, भारत की पॉलिटी और गवर्नेंस, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, देन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और जनरल साइंस। तो ये अपना सिलेबस रहता है पेपर 1 का। और पेपर 2 रहता है अपने पास एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, बेसिक न्यूमरेसी 10वीं तक की और डेटा इंटरप्रिटेशन 10वीं तक का, ये यहाँ पर आता है। ठीक है, सो ये 2 पेपर रहते हैं। जैसे आप इन पेपर्स को क्लियर कर लेते हो, जनरली इन पेपर्स के लिए अप्लाई किया जाता है 10 लाख बच्चों के द्वारा। एग्ज़ाम देने आते हैं 5 लाख बच्चे और उन 5 लाख बच्चों में से करीबन 15 से 20 हज़ार बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है मेंस एग्ज़ाम के लिए। बाकी सबको एलिमिनेट, मतलब 4,85,000 एलिमिनेट हो जाते हैं। देन यार बच्चा पार्टी आज शाम को मतलब 22 दिसंबर को शाम को 7:15 पर हमारा एक सेशन रहने वाला है जिसके अंदर मैं आपसे लाइव बात करूंगा और आपको ये जो भी मैंने आपकी सारी बातें बताई है उसको और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि कौन सी NCERT में से कैसे क्या पढ़ना है, CSET के लिए कैसे तैयारी करनी है, कैसे एकदम स्क्रैच लेवल से तैयारी की जाए, तो वो सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज़रूर से उस क्लास को ज्वाइन कर लेना। शाम को 7:15 PM पर एक क्लास है, एकदम फ्री क्लास है। बस आप इसको अनलॉक करने के लिए कोड यूज़ कर लीजिएगा जो कि है APpedia। तो ये अपने चैनल का नाम है, बस ये वाला कोड आपको अप्लाई करना है और एकदम फ्री में आपकी जो एंट्री है वो सुनिश्चित हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला सेशन 1 घंटे का रहेगा जो शाम का है और इसमें आप 1-to-1 अपने जो भी कॉमन डाउट्स हैं उनको भी पूछ सकते हैं और मैं आपको एक कंप्लीट फ्लो बताऊंगा, स्ट्रक्चरल फ्लो बताऊंगा किस प्रकार से आपको लाइन बाय लाइन अपनी तैयारी को करना है। ठीक है, तो ज़रूर से क्लास को ज्वाइन करना, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बढ़ते हैं हम आगे। तो फिर उसके बाद मेंस का पेपर होता है। मेंस में टोटल 9 पेपर्स होते हैं, है ना। 9 में से एक इंग्लिश का और एक कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज कोई भी रह सकती है उसका पेपर रहता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, बस आपको पास करना है इसमें। फिर एक ऐसे का पेपर रहता है। देन उसके बाद GS जनरल स्टडीज़ के 4 पैसेज रहते हैं जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ आ जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, है ना, एथिक्स, ये सब इसमें आता है। देन उसके बाद 2 ऑप्शनल के पेपर रहते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, UPSC ने आपको एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दे रखी है, उनमें से आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है और उसके 500 नंबर का पेपर होते हैं, मतलब 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। अब उसके बाद फिर एक होता है पर्सनालिटी टेस्ट जो कि रहता है कितने मार्क्स का, जो कि 275 मार्क्स का रहता है। और इसी प्रकार से जो UPSC की टोटल एग्जामिनेशन रहती है जिसके मार्क्स काउंट होते हैं वो रहता है 2075, तो 2025, ठीक है, 2025 मार्क्स की टोटल एग्जामिनेशन रहती है जिसमें से रिटर्न मार्क्स रहते हैं आपके 1750 और इंटरव्यू में रहते हैं 275, तो 2025 टोटल यहाँ पर स्कोर रहता है। अब कैसे आप 12वीं के साथ या 11वीं क्लास से या फिर कॉलेज के साथ अपनी परीक्षा को स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी प्रिपरेशन। तो देखिए, अब जो यार ये UPSC की तैयारी है ना, ये आपसे सिर्फ 1 साल मांगती है। मतलब अगर आपने 1 साल डेडिकेटेड होकर पढ़ाई कर ली तो आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हो और बहुत सारे लोगों ने इसको किया है। लेकिन यार अब इस 1 साल में क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके बेसिक्स क्लियर हों। और बहुत से लोगों को बेसिक्स क्लियर करने में 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं और इसलिए उनके अटेम्प्ट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो कभी 3 अटेम्प्ट, कभी 4 अटेम्प्ट, कभी 5 अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। हालांकि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहती है, एकदम दावा ठोक कर नहीं बोल सकते कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में हो ही जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने प्रॉपर चैनल को फॉलो किया होगा, मतलब प्रॉपर लाइन ऑफ एक्शन रखा होगा, तो डेफिनेटली आप बहुत करीब रहेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के। तो अब जैसा मैंने बोला कि अगर आप कक्षा 11वीं में हैं तो क्या अभी से आपको सारी स्टैंडर्ड बुक्स लेके आ जानी चाहिए? अभी से क्या आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट की कोचिंग लगा लेनी चाहिए, UPSC की कोचिंग लगा लेनी चाहिए? तो यार इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने इतने साल मतलब इस तैयारी को डेडिकेट किए हैं और बाकी टॉपर्स के भी इंटरव्यूज़ सुने हैं, तो उससे यही यहाँ पर समझ में आता है कि आपको कक्षा 11वीं 12वीं या कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में कोई भी कोचिंग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है।
देखिए ये जो यूपीएससी की परीक्षा है ना, ये लिखने की परीक्षा है। यहाँ पर आपकी जितनी अच्छी लेखन शैली होगी उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। तो एक काम आप कर सकते हैं क्लास 11th और 12th से कि अपनी राइटिंग को इन्हेंस करें। मतलब हैंड राइटिंग नहीं, आपकी राइटिंग की स्पीड हो गई, राइटिंग की क्वालिटी हो गई, अच्छे अच्छे वर्ड्स को, वोकैब्स को इनकलकेट करने की एक आदत हो गई। इसको अगर आप शुरू से इनकलकेट करके चलेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आगे परीक्षा में। अब हम आते हैं अगर यूपीएससी के सिलेबस पे, तो यूपीएससी के लिए भी आपको अभी से स्टैंडर्ड किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूपीएससी अगर आप अभी 11वीं कक्षा में या 12वीं में, तो आप कम से कम 4 से 5 साल बाद, मिनिमम 4 साल बाद यूपीएससी के एग्जाम देंगे। तो अभी से स्टैंडर्ड किताबें पढ़ने का ज़्यादा मतलब नहीं है। हाँ, बस आप बेसिक बातें समझ लें। जैसे हमने सिलेबस में देखा था इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, तो आप क्या कर सकते हैं, जब कक्षा 6ठी से 12वीं की हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर होती जाएंगी कि अच्छा फ्रीडम स्ट्रगल क्या था, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट क्या था, देन उसके बाद मॉडरेट्स कौन थे, गांधी जी का क्या यहाँ पर रोल था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, बाकी नेताओं का क्या रोल था, है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस में कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर यूनिटी का काम किया। तो ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटीज़ में देखने को मिलेगी। तो कक्षा 11वीं 12वीं या कॉलेज के इनिशियल ईयर्स में आपका क्या काम रहना चाहिए, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ठीक है, इन तीनों की तो आपको 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। बहुत जल्दी जल्दी निपट जाती है यार, मैंने खुद ने पढ़ रखी है, बहुत जल्दी जल्दी आप आगे बढ़ा सकते हो ना। 6th वाली एनसीईआरटी आप 1 दिन में पढ़ लेते हो, 7th की 2 दिन में, 8th की 3 दिन में, इतनी जल्दी आप पढ़ लेते हो इनको, ठीक है। तो बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और आपका मज़ा भी आएगा। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की 6 से 12 तक की एनसीईआरटी है ना, पहले 6 की खत्म करो, फिर 7th की, फिर 8th की, ऐसे आप कर सकते हो। इकोनॉमिक्स की 9th से एनसीईआरटी स्टार्ट होती है, तो 9th और 10th की पढ़ना है, फिर 11th और 12th की पढ़ लेना है, ठीक है। तो 11th-12th पढ़ने में शायद थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो बाई चांस अगर आपको टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा समझ नहीं आए तो बिल्कुल टेंशन ना लें, है ना। उसका वीडियो देख लें, आपको यूट्यूब पर लेक्चर्स मिल ही जाएंगे, तो उसका लेक्चर देख लें। देन एक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है कि आपको न्यूज़पेपर यहाँ से डेली पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। एक काम जो आप कर सकते हो सिंसियरली वो है न्यूज़पेपर को रीडिंग करना। अब न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें सर, क्या नव भारत टाइम्स, क्या टाइम्स ऑफ इंडिया, क्या कोई और न्यूज़पेपर आ रहा है वो पढ़ लें, तो नहीं। इसमें यूपीएससी स्पेसिफिक 2 न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है। एक है द हिंदू और एक और है द इंडियन एक्सप्रेस। तो इन दोनों में से कोई सा भी न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों को इसलिए रखा मैंने क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट एक क्वालिटी के ही हैं, है ना। दोनों में यूपीएससी सेंट्रिक कंटेंट आता है और बहुत सी जगह मैंने देखा है कि द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं आता है। अगर वहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस आता है तो आप इसको लगा लीजिए, अगर द हिंदू आ रहा है तो वेल एंड गुड है ही, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक पेपर आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको नेट पर तो मिल ही जाएगा। दोनों का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, दोनों की वेबसाइट पर जाकर, शायद 2 रुपये पर पेपर आपको पड़ता है ऑनलाइन, ठीक है। तो आप वैसा भी काम कर सकते हो। लेकिन हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना, इससे 2 फ़ायदे होंगे। पहली तो आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होएगी और दूसरा फ़ायदा यहाँ पर से मेन ये होएगा कि आप थोड़ा सा यूपीएससी सेंट्रिक पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, है ना। क्योंकि और हाँ, अब इसमें भी क्या होता है, जैसे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में वैसे तो फालतू की खबर बहुत कम ही आती है ना, जो लोकल न्यूज़पेपर्स में आती है कि बीवी ने मारा पति को खंजर, पति ने उल्टा खंजर मार दिया, ठीक है। तो इस प्रकार की खबरें यूपीएससी के काम की नहीं रहती है। लेकिन हाँ, ऐसी खबरें इनमें कमी आती है, तो इस तरह की खबरों को नहीं पढ़ना है। वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी नहीं पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है, ठीक है। तो आप इन दोनों न्यूज़पेपर को जरूर से स्टार्ट कर दे पढ़ना, तो वो कैब भी अच्छी होएगी, डे टू डे लाइफ में आपको पता रहेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। और तीसरा कि यूपीएससी की भी आपकी तैयारी साथ साथ स्टार्ट हो गई, वो आपको पता भी नहीं लगा। तो क्या काम करना है, वापस से रिकैप कर देते जल्दी से। एनसीईआरटीज़ पढ़नी है सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की, और इकोनॉमिक्स की 9वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। देन उसके बाद डेली न्यूज़पेपर करना है। बस इतना सा आपको काम करना है, कोई ज़्यादा कोचिंग लगाने की आवश्यकता नहीं है इनिशियल ईयर्स में। यहाँ से आपका एक बहुत ही तगड़ा बेस प्रिपेयर हो चुका होगा। देन इसके बाद क्या पर्क्स आपको मिलेंगे यार जब आप जाएंगे, तो पर्क्स यार सबसे पहले आपको एक बंगला मिलेगा, आपको ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल मिलेगा, है ना। पहले तो लाल बत्ती की गाड़ी मिलती थी, आजकल वो ख़त्म हो गई, लाल बत्ती नीली बत्ती। लेकिन हाँ, आजकल भी पुलिस, वो जो अपने पुलिस वाले और एसडीएम है, आईएएस हैं, वो लगा ही लेते हैं एक बत्ती, तो वो भी आपको मिल जाएगी। देन सिक्योरिटी गार्ड्स मिलेंगे भाई, गनर रहेंगे, है ना। आईएएस की पोस्ट में भी गनर रहते हैं और आईपीएस की पोस्ट में भी आपको गनर मिलते हैं।
तो वो आपकी सुरक्षा करेंगे। देन इसके बाद आपके सारे बिल्स कौन भरती है? सरकार भरती है। वेकेशंस आप एंजॉय कर सकते हैं वो भी अथॉरिटी के साथ, ठीक है। जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर, इंडिया में तो एटलीस्ट आपको रेस्ट हाउसेज और सब कुछ मिल जाएंगे। आपको लीव्स मिलती है, ठीक है। लीव के अलग रूल रहते हैं, लेकिन हाँ अच्छी खासी लीव्स भी आपको मिल जाती है। आप चाहो तो फॉरेन जाकर स्टडी कर सकते हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आप सरकार के पैसे से पढ़ाई कर सकते हो। तो ये सारे पर्क्स आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। सैलरी क्या रहती है यार? सैलरी स्टार्टिंग थोड़ी कम से होती है, लेकिन यहाँ पर सैलरी ज़्यादा मायने नहीं रखती क्योंकि बाकी सारी चीज़ें बहुत दमदार है। लाइक स्टार्टिंग होती है आपको 56,000 के आसपास, तो बेस पे रहता है। और ये बेस पे भी मतलब मिला जुला के आपको 80-90 हज़ार महीने के मिल जाते हैं, तो एक रेस्पेक्टेबल सैलरी रहती है। लेकिन जो कंप्लीट पैकेज रहता है, जहाँ पर आपको शहर के बीचों बीच एक सबसे बड़ा बंगला, लश ग्रीन गार्डन, नौकर चाकर, गाड़ियाँ, पे बिल, सब कुछ हो रहा है, तो पैकेज मान के चलो 40-50 लाख साल के से कम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो वो पैकेज बहुत ही बड़ा हो जाता है। देन उसके बाद जैसे जैसे आपकी पोस्टिंग्स आगे होती रहती है, जैसे प्रमोशंस होता है, लाइक डीएम, डिविजनल कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, मतलब ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर उसको दिन में 5 फ़ोन लगाता है, ठीक है। कैबिनेट, अगर आप आईएएस हैं और कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए तो प्राइम मिनिस्टर साहब आपको दिन में 5 फ़ोन लगाएंगे। चीफ सेक्रेटरी बन गए तो चीफ मिनिस्टर साहब आपको दिन में 5 फ़ोन लगाएंगे, ठीक है। डीएम में भी मतलब आसपास के नेता आपको 5 फ़ोन लगाएंगे, सांसद, विधायक। तो इस प्रकार से बहुत ही हाई पेडेस्टल पे आपकी नौकरी रहती है। तो ज़रूर से यार इस चीज़ को तो ट्राई करना बनता है। और कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बताना, आपके सभी डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, उनको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लेना और सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स या सवाल हो तो उसको आप जरूर से हमें बताइएगा, मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूंगा। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस न हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। With